हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल की वीडियो लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, और आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में हम जो है अंतर देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जल्दी से मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करके बताता हूँ कि देखिए हमारे पास दो साउथ में पेनिनसुलर इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आपको सभी को मालूम है। ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जो कि कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब हर कोई जानता है। अब इस ईस्टर्न घाट्स और इधर ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो वाटर वाला है, ये से हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और सेम एज इधर भी ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी, है ना। तो इस अरेबियन सी और इस वेस्टर्न घाट के बीच में जो पोर्शन होता है, जो मैदान होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। तो वैसे यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो क्षेत्र है, इसको भी हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। अब क्योंकि ये ईस्ट में है इसलिए हम बोल देते हैं इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पहला डिफरेंस है कि इट इज फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो फॉर्म हुए हैं बाय डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। और इससे पहले कि आपको मैं बता दूं, अगर आप सबमर्जेंस वगैरह नहीं जानते हैं, डेल्टास वगैरह नहीं जानते, तो पहले की वीडियो लेक्चर को आप जो है जाके अभी देखें और आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जो नए बंदे हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबमर्जेंस होता है यानी कि जो लैंड मास पानी में डूबा हुआ रहता है ना, टिल्टेड इन वाटर, तो उस चीज़ को बोलते हैं सबमर्जेंस, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो एग्जांपल है सबमर्जेंस का। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी वगैरह। तो ये जो अपने ये और इनके साथ की जो ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं नदियाँ, उनके डेल्टास से इनका फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि ये नदियाँ अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं, मिट्टी पत्थर वगैरह ये सब, और जिस क्षेत्र में फैला देती है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। बस इस तरीके से आप अभी समझ लीजिए। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज ओनली फॉर द न्यू पर्सन्स कमिंग इन दिस चैनल एंड व्यूइंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हाँ, एक मैं दरखास्त हर किसी से करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर टेक्टोनिकली मोर इवेंटफुल, मतलब सबडक्शन ऑफ अरेबियन कोस्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझिए कि ये आपका जो है कोस्टल वाला रीजन है, और ये जो है माउंटेनियस रीजन है, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है। तो इसका जो है अपलिफ्टमेंट हुआ, और ये वाला जो अरेबियन साइड में जो प्लेन्स है इसका जो है सबडक्शन हुआ, यानी कि ये नीचे बैठता गया और ये ऊपर उठता गया, तो यहाँ पे एक ज़मीन बन जाएगी ना, तो वही है कोस्टल प्लेन्स। समझ रहे हैं? तो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसका फॉर्मेशन ऐसा ही हुआ है, यानी कि इसका अपलिफ्टमेंट वेस्टर्न घाट्स का, और ये जो अरेबियन कोस्ट है उसका जो पानी में जो डूब जाना, इस तरीके से यहाँ पे जो बचा हुआ क्षेत्र है उसे हो गया वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये सारी की सारी एक्टिविटी किसके कारण होती है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके मूवमेंट के कारण, ठीक है। सो दीज आर टेक्टोनिकली मोर इवेंटफुल। एंड साथ में आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, टिल्टिंग ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वैसे ही इन द सेम सेंस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं ये इतनी ज़्यादा है नहीं। सो टेक्टोनिक इवेंट्स हैव बीन नेग्लिजिबल। तीसरा डिफरेंस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर मच नैरोवर, ये कम चौड़े हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे हो जाएंगे? दे विल बी वाइडर, वाइडर या फिर मच वाइडर, दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर, मच वाइडर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का आप देखोगे ना, फॉर्मेशन के टाइम पे ही मैंने बताया था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब जब ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है और साथ में टिल्टिंग भी हो रहा है, अब जैसे टिल्ट हो जाएगा तो ये जो है काफ़ी सकरा हो जाएगा, यानी कि काफ़ी एकदम खतरनाक जो ढाल होती है ना, तीव्र ढाल, तो वो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
स्टीव स्लोप, और यहाँ पर हम लिख देंगे जेंटल स्लोप। और वैसे भी आपको मालूम है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनकी हाइट उतनी ज़्यादा तो है नहीं, है ना, जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी। तो दोनों डिपेंड है, आप दोनों वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स सब कुछ आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर चीज़ बाय डेप्थ समझ में आने लगेगी। इसको आप जेंटल प्लेन बोल लीजिए, जेंटल स्लोप बोल लीजिए, ठीक है, कम तीव्र है। अब जैसे पहले डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्जेंस से फॉर्मेशन हुआ है इनका, यानी कि यहाँ के अधिकतर जो पार्ट हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन। तो एक जो है तटीय क्षेत्र जो होता है सबमर्ज्ड होता है, और दूसरा होता है अपलिफ्टेड, जिसे हम बोलते हैं इमरजेंट। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो एग्जांपल हो जाएंगे इमरजेंट कोस्ट लाइन के। सो काठियावाड़, कोंकण और कन्नड़ ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन विच आर इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो आप हर चीज़ को कनेक्ट कीजिए। जहाँ पे जो है सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन होगी ना, तो वो वाला जो क्षेत्र है, तो जितने भी बंदरगाह वगैरह, पोर्ट्स वगैरह होते हैं, हार्बर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट सूटेबल जगह मानी जाती है ऐसे क्षेत्र। अब वहीं पे जो इमरजेंट कोस्ट लाइन है, जो ज़मीन से उठे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब शिप आएगी तो अच्छे से लैंड कर नहीं सकती है, यानी कि अच्छे से वहाँ पे उसको सेट किया नहीं जा सकता। तो ये जो है एग्जाम्पल हो ही नहीं पाते अच्छे गुड हार्बर्स के, ठीक है, गुड जो पोर्ट्स होते हैं उनके एक अच्छे सुटेबल एग्जाम्पल्स है ही नहीं। तो यहाँ पर जितने भी अगर बंदरगाह बनाए जाते हैं तो वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट है और मछलीपट्टनम पोर्ट, ये दोनों की दोनों पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में है ना। तो यहाँ पर मैंने इनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि देखिए जो बेसिकली जनरली जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसका नेचर इमरजेंट है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है समुद्र का लेवल यहाँ पर जो है, मतलब जो ज़मीनी भाग है वो ऊपर उठा हुआ है। और वहीं पे अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखें तो जो ज़मीनी भाग है, जो लैंड मास है, ये पानी में डूबा है, सबमर्ज्ड है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, यानी कि ईस्टर्न तरफ जो है आपको अच्छे अच्छे पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो उसको अलाउ करती नहीं है। तो जितने भी पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। बट ये दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये है नेचुरल पोर्ट्स के, ये एक्सेप्शन है, अपवाद, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ गुड प्लेस फॉर नेचुरल पोर्ट्स लाइक पोर्ट ऑफ बॉम्बे। सो आपको हर एक चीज़ को कनेक्ट करके चलना है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करोगे तो यहाँ पे जो है नेचुरल पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, और नेचुरल पोर्ट्स। और यहाँ पे आप देखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट्स। और ये जो है आर्टिफिशियल पोर्ट्स तो होते हैं, लेकिन ये जो है विशाखापट्टनम पोर्ट और मछलीपट्टनम पोर्ट, ये इसका एक्सेप्शन है, ये जो है नेचुरल पोर्ट्स है, ठीक है। अब नेचुरल पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बात करें तो फेमस पोर्ट है बॉम्बे पोर्ट, ओके। तो यहाँ की जो ज़मीन है वो ऐसी है कि अपने आप ही नेचुरली तरीके से एक सूटेबल प्लेस प्रोवाइड करती है पोर्ट्स के लिए। अब अगले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेनफॉल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लो होती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो लेक्चर्स में। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर एंड चेक इट आउट राइट नाउ। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हाई रेनफॉल, और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लो रेनफॉल। ओके, और इसीलिए जो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले पोर्शन में, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और ईस्टर्न घाट्स वाले पोर्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा रेन्स होती नहीं है, तो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बट यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट होते ही नहीं है। सारी जो है ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियो। और यहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट अगर मैं बात करूँ तो 200 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में वर्षा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इनकी जो हाइट कम है
और अगर हाइट कम होगी तो यहाँ पे रेनफॉल भी कम होगी, क्योंकि रेनफॉल और हाइट का जो है बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्योंकि देखिए होती रेनफॉल कैसे है कि बादलों जो है पहाड़ों से टकरा जाते हैं, इसलिए रेनफॉल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर इनकी पहाड़ की हाइट कम है तो बेसिकली अब बादल टकराएंगे नहीं है, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पे रेनफॉल होगी नहीं, इसलिए रेनफॉल कम होती है। और यहाँ पे जो रेनफॉल की अमाउंट है 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ से जो है बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए काफ़ी ईजी वे में। अब अगला डिफरेंस देखिए, डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स जो होते हैं, तो कौन सा फीचर कहाँ पे पाया जाता है क्या आपको मालूम है? सो डिपोजिशनल फीचर मतलब आप समझ रहे हैं जो नदियाँ बह के आती हैं अपने संग जितने भी अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, पत्थर, छोटे बजरी, कंकड़ वगैरह, तो एक जगह जाके डिपॉजिट कर देती है, तो उसे बोलते हैं डिपॉजिट फीचर्स। और इरोजनल फीचर्स का यानी कि इरोड कर देना, जब नदियाँ जब जाती हैं अपने बहाव से कुछ पहाड़ों का कटाव कर देती है ना, और उनको काटने के साथ वो जो उनके जितने भी पत्थर वगैरह वहाँ से काटती है, जितने भी छोटे छोटे सब्सटेंसेस होती है अपने संग अपने फ्लो में आगे लेके चल जाती है, उसे बोलते हैं इरोजनल फीचर्स। तो देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में तो जो है आपको दिखेगा इरोजनल फीचर्स, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न घाट से ही जो है बहुत सारी नदियां इमर्ज होती हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इरोजनल तो हम जो है डिपोजिशनल तो हम बोल नहीं सकते कि यार यहाँ पे नदी आके इकट्ठा कर रही हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इरोजनल फीचर्स हो जाएंगी। ओके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि सारी जो है ईस्टवर्ड्स ज़्यादातर अधिकांश नदियाँ जो है ईस्टवर्ड बह रही हैं, तो यहाँ पे नदियाँ बह के अपने डिपॉजिट कर देगी सारे सेडिमेंट्स, तो डिपोजिशनल फीचर किस में हो जाएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ओके, अब एक बढ़िया सा और डिफरेंस देख लीजिए, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेस फर्टाइल, ठीक है, और जहाँ पे जो है फर्टाइल कम होगी जिसकी लैंड, तो वहाँ पे लोग क्या रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, तो ये है लेस पॉपुलेटेड। और कंपैरिजन में देखें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के यानी कि ईस्टर्न तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पता है बहुत सारी नदियाँ जो है आती हैं, बहती हैं और यहाँ पे अपने डिपॉजिट्स जो है अवसाद छोड़ देती हैं, बारीक मिट्टियाँ लेके आती हैं, जिसमें क्या होती है खेती अच्छे से हो पाएगी, तो यानी कि मोर फर्टाइल। सब नदियों का खेल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर जो चीज़ ज़्यादा फर्टाइल है यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, तो इट इज़ मोर पॉपुलेटेड। या फिर आप बोल सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, और फाइनली इस वीडियो का हम करेंगे एंड बात करेंगे क्रॉप्स की कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कोकोनट्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे राइस भी होती है अच्छी अमाउंट में, पैडी होती है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको मालूम है कैश क्रॉप्स के लिए ज़्यादा फेमस है, जैसे टी, कॉफ़ी, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न घाट्स में आपको ये बताया था मैंने, कार्डमम हिल्स है ना नीचे, तो कार्डमम भी ज़्यादा पाई जाएंगी। यहाँ पे मैंगोज भी ज़्यादा होते हैं, आम, ये हमारे वहाँ भी होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है मैंगोज का। तो कैश क्रॉप से आप क्या समझे? टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, स्पाइसेस, मसाले, ठीक है, कार्डमम भी उनमें से एक ही हो गया, तो ये जो है कैश क्रॉप्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंगोज भी यहाँ पे एविडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं गाइस। सो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।